समाज के डेढ़ लाख सदस्यों के लिए आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे पास हमारे साथ में जाने माने एडवोकेट मिस्टर संजय जी हैं, जो लोधी समाज में उनके लोधी समाज की हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम करने के लगे हुए हैं। मैं उनसे जागरूक मंच पर उनको सादर आमंत्रित करता हूँ तथा उनसे निवेदन करता हूँ कि वह अपने बारे में बताएं, अपने कार्य के बारे में बताएं तथा लोधी समाज में 1857 लोधी समाज की क्या योगदान था उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। संजय जी, जागरूक समाज मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंच आपको सौंपता हूँ। जी विजय जी, सर्वप्रथम मैं आपका और जागो लोधी समाज से जितने भी हमारे लोधी समाज के बंधु जुड़े हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। चूँकि एक हमारे लोधी समाज की एक गौरवशाली परंपरा रही है एवं उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं विजय सिंह जी को, कैलाश जी को, आदरणीय श्री मोहन सिंह नरवरिया जी को, जिन्होंने कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को और हमारे समाज के बंधुओं में जागरूकता पैदा करने का यह जो अद्वितीय एवं सार्थक पहल की जा रही है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई मोहन नरवरिया जी, आदरणीय विजय जी एवं कैलाश जी बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने कि मुझे यह एक अवसर दिया लोधी समाज के समक्ष अपनी बात रखने का। दोस्तों, मैं संजय लोधी एडवोकेट जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ एवं विगत कुछ वर्षों से लोधी समाज के इतिहास को डिजिटलाइज करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं एवं इसी दिशा में आगे प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय नरवरिया जी। सर, आप म्यूट किया है, अनम्यूट कीजिए। ओके, संजय भाई आपका हार्दिक स्वागत है जागो लोधी समाज के इस पटल पर। और मुख्य तौर पे आपको जैसा मालूम ही होगा कि लोधी शौर्य गाथा के अंतर्गत लोधी समाज का जो एक उज्जवल पक्ष है, जो एक महत्वपूर्ण हमारा योगदान रहा है लोधी समाज का भारत के इतिहास में, कुल जमा जितने क्षत्रिय हैं, उनके इतिहास में, उसको लेके हम लोग आज चर्चा करते हैं लोधी शौर्य गाथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आज के आप थोड़ा अपने व्यक्तित्व के बारे में और थोड़ा कृतित्व के बारे में अपनी बात कुछ रखें, और फिर हम आपसे जानेंगे कि लोधी समाज के इतिहास को लेके आपके पास जो नवीन जानकारी, कुछ नई चीज होगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे उस पे। और उसके बाद हम लोग कुछ फिर दर्शकों के हमारे जो प्रश्न होंगे, आपकी बात जो रखेंगे उसके आधार पे कुछ प्रश्न आते हैं, तो उसको हम लोग जरूर आपके समझ रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, हम उस पर आपके उत्तर लेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में, अपने कार्यों के बारे में और फिर कृतित्व के बारे में थोड़ा बताएं। जी सर्वप्रथम मैं लोधी शौर्य गाथा एवं जागो लोधी समाज ग्रुप के जो हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय मोहन नरवरिया जी एवं श्री विजय सिंह लोधी जी, श्री कैलाश सिंह जी, सभी लोगों को बहुत सादर वंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कि मुझे इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम आदरणीय नरवरिया जी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं एमपी हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच में एक एडवोकेट के रूप में कार्यरत हूं एवं लोगों को न्याय दिलाना, यही मेरा व्यक्तित्व है एवं यही मेरा कर्तव्य है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से जब से मोदी जी ने हिंदुस्तान को डिजिटलाइज़ किया है, तब से मेरे मन में हमेशा से एक ही विचार आता था कि सारी जितनी भी अग्रिम पंक्ति में खड़ी जातियाँ हैं, उन्होंने अपने इतिहास को लेकर इतनी सजग रही हैं, जागरूक रही हैं एवं कहीं न कहीं उन्होंने अपने इतिहास को डिजिटलाइज़ कर लिया है। परंतु
इस पायदान पे मैं लोधी समाज को थोड़ा-सा पीछे पाता था। तो हमारे 4-5 लोगों की एक टीम बनी, जिसमें कि हमारे योगेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे अनिल राजपूत जी, हमारे हितेश सिंह लोधी जो कि मथुरा से हैं। 3-4 युवाओं ने लोधी समाज के इतिहास को डिजिटलाइज़ एवं लोधी समाज के इतिहास को लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम तैयार की, एक जज़्बा खड़ा किया और वो जज़्बे का जो भी सार्थक परिणाम था, वो सभी समाज के सामने है। निश्चित रूप से समाज का जो भी अ, उसमें हमें अ, नई ऊर्जा दी एवं नई सार्थकता के साथ हमें जो बल दिया, उस बल के लिए मैं निश्चित रूप से समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी का आप लोग लोधी रिएक्शन चैनल जो कि एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे हम लोगों ने लोधी समाज के इतिहास को काफ़ी कुछ डाल के रखा है उसमें। आदरणीय नरवरिया जी। हेलो। जी सर नमस्कार। मैं कैलाश नरवरिया। सर आज का हमारा जो विषय है 1857 की क्रांति में लोधी समाज का योगदान। मैं चाहूँगा कि आप इस विषय को अब इस विषय पे परिचर्चा का शुरुआत करें। जी, जी। चूँकि हिंदुस्तान राजे-रजवाड़ों का देश था एवं यहाँ पर निश्चित रूप से ही छोटे-छोटे राज्य थे, जिन छोटे-छोटे राज्यों पर अ, विभिन्न अ, राज्यों में, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वह दक्षिण भारत हो, चाहे वह मध्य भारत हो, सभी राज्यों पर छोटे-छोटे राजा राज्य किया करते थे एवं उन्हीं राजाओं के मालगुजारी एवं उनको अन्य विभिन्न तरीके के टैक्स वगैरह जो होते थे, वो किसानों के द्वारा उनको पे किए जाते थे, जिसके कि द्वारा कि राज्य का विभिन्न प्रकार की भौतिक एवं अन्य प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्थाएँ जुटाई जाती थी, सैनिक व्यवस्थाएँ जुटाई जाती थी। लेकिन इसे हम हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि लगभग 600 वर्षों तक हिंदुस्तान को गुलामी झेलना पड़ी, जिसमें कि 400 वर्ष अ, मुगलों का का गुलामी का समय रहा एवं लगभग 200 वर्ष इसमें हमें अंग्रेज़ों के गुलामी का शासनकाल रहा। जब इस देश में मुगलों ने आक्रमण किया, उसके बाद उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, तत्पश्चात इस देश में हिंदुस्तान की भूमि पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित किया। जब इस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से व्यवस्थित किया। उन्होंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नियम, विभिन्न प्रकार के एक्ट एवं विभिन्न प्रकार के कानून पास करवाए एवं उन कानूनों के हिसाब से इस हिंदुस्तान की व्यवस्था को एवं इस हिंदुस्तान देश को संचालित करने का उन्होंने परिवर्तनात्मक एवं प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उस ढांचे के अनुसार ये देश की व्यवस्था को उन्होंने संचालित किया एवं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सिक्किम हो, धीरे-धीरे करके अंग्रेज़ों ने सारे जितने भी जो राज्य थे, सारे राज्यों पे उन्होंने अपना एक आधिपत्य स्थापित कर लिया। आधिपत्य स्थापित करने के बाद, चाहे वह किसान जमींदार या अन्य किसान हों, उन्होंने से मालगुजारी इकट्ठा करना, नवाब हों या छोटे-पूरे जो भी राजा थे जिनका वहाँ पर राजतंत्र में शासन रहा, उनसे सारे टैक्सेस वसूलने के पावर जो थे, वो सारे अंग्रेज़ों ने ले लिए। क्योंकि प्रारंभिक तौर पे अंग्रेज़ एक व्यापारी के रूप में आए थे और उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर व्यापार न करते हुए यहाँ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया।
धीरे धीरे जब 1600 से लेकर 1800 तक अंग्रेजों का इसी तरीके का दमनकारी एवं कुचक्र हिंदुस्तान पर लगातार चलता रहा। हिंदुस्तान को लूटने का, हिंदुस्तान के साथ लूट खसोट करने का ये कुचक्र अंग्रेजों के द्वारा 200 वर्षों तक चलाया गया। इस कुचक्र की एक पराकाष्ठा यह थी कि अंग्रेजों ने अपने मन मर्जी से सारे कानून बना लिए थे, जिसमें कि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। प्रारंभिक तौर पर इन हिंदुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था पे नियंत्रित करने के लिए जरूर जो बादशाह मुगल बादशाह हुआ करते थे, उनसे प्रशासनिक एवं तकनीकी परमिशन लेना पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था पर इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग अपना स्थापित कर लिया था कि वह स्वयं स्थापित हो गए थे। ना उन्हें किसी की भी प्रशासनिक एवं तकनीकी परमिशन की आवश्यकता होती थी एवं विभिन्न दमनकारियां नीतियां उन्होंने हिंदुस्तान को लूटने की अपनाई। चाहे हिंदुस्तान का किसान हो, चाहे हिंदुस्तान का आम जनता हो, चाहे हिंदुस्तान का मजदूर हो, हर व्यक्ति से उन्होंने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर, विभिन्न प्रकार के दमनकारी कानून लगाकर हिंदुस्तान को लूटने खसोटने का कार्य किया। यह दमनकारी व्यवस्था 1600 से लेकर 1800 तक लगातार चलती रही। लगातार चलने के बाद जब देश 1800वीं शताब्दी में आया तो इनकी दमनकारी नीतियों को लेकर हिंदुस्तान के आम जन में, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह हिंदुस्तान का आम नागरिक हो, हर व्यक्ति के अंदर कुंठा की भावना पैदा हुई। कुंठा की भावना यह थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो मनमाना रवैया अपनाया जा रहा था, हिंदुस्तान की जो लूट खसोट की जा रही थी, हिंदुस्तान का एक नायाब हीरा, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन एवं विभिन्न प्रकार की जो अलौकिक विभिन्न संपदाएं थीं, उन सारी संपदाओं को लूट खसोट कर उन्होंने इंग्लैंड एवं रानी विक्टोरिया के राजदरबार में पहुंचा दिया था। इस असंतोष की जो शुरुआत थी दोस्तों, वह शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 का वो जो दिन था, उस दिन हिंदुस्तान की जो सेना थी, उसमें एक सिपाही के रूप में कार्यरत थे मंगल पांडे। उन्होंने इस 1857 की क्रांति की आग मेरठ से फूंकी, जिसको कि अंग्रेज आज़ादी का संघर्ष की लड़ाई न मानते हुए केवल एक सिपाही विद्रोह मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह रखना चाहूँगा कि अंग्रेज चाहे उसे एक सिपाही विद्रोह भले ही माने, लेकिन उस 1857 की क्रांति की आग मेरठ से होते हुए झांसी, कानपुर, बिठौर और नई दिल्ली तक पहुंची एवं मध्य प्रदेश के भी विभिन्न जिलों में इस क्रांति का बिगुल बजा। दोस्तों, इस 1857 की क्रांति के लिए जो मुख्य सूत्रधार थे, उनको बहादुर शाह जफर को नियुक्त किया गया था। पूरी कमान बहादुर शाह जफर को नई दिल्ली से दी गई थी। कुछ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके अंदर असंतोष की भावना व्याप्त थी कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो उत्तराधिकार को लेकर जो अन्याय किया जा रहा था, जो मनमाना रवैया अपनाया जा रहा था, नाना साहब के साथ जो उनके पेशवा पद की जो पेंशन थी, उसके साथ लेन देन का जो अंग्रेजों से उनका विवाद खड़ा हुआ था, एवं कुंवर साहब बिहार से थे, उनके अंदर भी विद्रोह की क्रांति थी। इस तरीके से चाहे हमारे मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जो थी, रामगढ़ की रानी थी, राजा का देहावसान होने के पश्चात उनके अंदर भी राज्य को अपने अंदर नियंत्रित करने की एक कुंठित भावना थी। इन सारे लोगों के अंदर जो असंतोष पनप रहा था, वो असंतोष पनपने के कारण सारे लोगों ने अपनी जो 1857 की क्रांति की एक रणनीति तैयार करी। कुछ लोग नाना साहब के नेतृत्व में दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर से उन्होंने गुप्त मंत्रणा की और गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। दोस्तों, यह तो पूरे देश में जब 1857 की क्रांति की आग लगी तो हर जगह से विद्रोह होने लगे, चाहे वो सिपाही विद्रोह हो,
चाहे वह किसानों का विद्रोह हो, चाहे वह नवाबों का हो विद्रोह हो, एवं जो तत्कालीन राजा थे उनका विद्रोह हो। इस तरीके से जब विद्रोह की क्रांति उठी, तो अब विचारणीय प्रश्न यह आता है, चूँकि इस क्रांति को तो हम लोग नॉर्मल मूवियों में भी देख चुके हैं, या हम लोग विभिन्न प्रकार के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है, वह यह है कि इस 1857 की क्रांति में हमारे लोधी समाज के महापुरुषों के द्वारा, हमारे लोधी समाज के विभिन्न इतिहास पुरुषों के द्वारा क्या योगदान दिया गया। इस योगदान को आज तक समाज के बीच में, समाज के दृष्टि पटल पर नहीं लाया गया है। तो मैं उस 1857 की क्रांति, जिसे कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी की प्रथम क्रांति के नाम से जान सकते हैं, उस क्रांति में हमारे लोधी समाज के किन-किन महापुरुषों ने योगदान दिया, मैं उनके बारे में आज आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो 1857 की क्रांति थी, इसमें हमारे लोधी समाज से जो सर्वप्रथम जिन्होंने अपना योगदान दिया था, वह थे जिनका कि नाम मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कम लोगों ने सुना होगा, भीड़ डालचंद महातिया। भीड़ डालचंद महातिया जो थे, ये फर्रुखाबाद के निवासी थे। ये हमारे लोधी समाज से ही थे। इन्होंने हमारे लोधी समाज का नेतृत्व करते हुए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाने का कार्य किया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी दुराचार एवं अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह की चिंगारी फूंकी। फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के में पड़ता है, उस फर्रुखाबाद में इन्होंने जो अंग्रेजी कप्तान थे, उनके साथ जो जल मार्ग था, उस जल मार्ग पर लगभग 150 नावों के साथ अंग्रेजी सैनिक हमारे हिंदुस्तान पे और कूच करना चाह रहे थे एवं विभिन्न प्रकार के अत्याचार व शोषण कर रहे थे। तो उस शोषण को रोकने का कार्य हमारे वीर डालचंद महातिया जी ने किया था, जो कि हमारे लोधी समाज से थे। यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इनके इतिहास को और जो इतिहास संस्थाएं जो शासन स्तर पर बनाई गई हैं, उनके माध्यम से इनको थोड़ा-सा और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इनकी इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इन इतिहास पुरुषों का जीवन, इन इतिहास पुरुषों का जो 1857 की क्रांति जो हमारे वीर डालचंद महातिया जी थे, उनका योगदान निश्चित रूप से समाज के अन्य वर्गों के सामने दिया है। वीर डालचंद महातिया जब 150 अंग्रेजी सैनिकों के साथ उनकी नावों को पलटने का कार्य किया, इस तरीके से उनका दमनकारी चक्र रोका गया, तो अंग्रेजों के वो कोप का भाजक बन गए एवं अंग्रेजों ने उनकी लगातार तलाश की एवं तलाश करने के बाद जब एक फतेहगढ़ या हुसैनगढ़, जिसे कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वहां पर इनको पकड़ लिया गया। और जैसा कि अंग्रेज अपनी दमनकारी नीतियों का से हिंदुस्तान के लोगों को आतंकित और परेशान करते थे, वही दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारे लोधी समाज के क्षत्रिय वीर डालचंद महातिया को तोप से बांधकर वहां हुसैनगढ़ या फतेहगढ़ में तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। और हमारे लोधी समाज के वीर डालचंद महातिया आजादी की क्रांति के लिए हंसते हंसते शहीद हुए। यह कि 1857 की क्रांति में लोधी समाज का पहला योगदान था। दोस्तों, इसके बाद 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान देने वाले हमारे लोधी समाज के एक और इतिहास पुरुष थे, ठाकुर दरियाव सिंह लोधी जी, जो कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके बारे में भी हमारे लोधी समाज के युवा हो या लोधी समाज का आमजन हो, बहुत ही कम इनके जीवन से परिचित हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इनका निवास था, जो कि बहुत ही शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे। जितना भी मैंने इनके बारे में लिटरेचर या जहाँ से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, कम से कम 10 अंग्रेजी गोरे सैनिकों को यह अकेले ही परास्त करने की क्षमता रखते थे। ऐसे हमारे लोधी समाज के क्षत्रिय वीर थे दरियाव सिंह लोधी जी, जो कि फतेहपुर के थे। इनके द्वारा भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया गया एवं अंग्रेजी
सैनिकों को, अंग्रेजी प्रशासन को इस हिंदुस्तान से उनकी जड़ें और उनकी चूल्हे हिलाने का कार्य हमारे लोधी समाज के क्षत्रिय वीर दरियाप सिंह लोधी जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, एक और हमारे लोधी समाज के ऐतिहासिक पुरुष थे जिनके के बारे में मैं आप लोगों को संक्षिप्त में ही बताना चाहता हूं। उनका नाम था ठाकुर उमराव सिंह लोधी, जो कि मध्य प्रदेश की मंडला जनपद, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उस मंडला जनपद के ग्राम उवारी के निवासी थे। इनके भी द्वारा 1857 की क्रांति में 500 सैनिकों के साथ, ये हमारे लोधी समाज को इस बात पर हर व्यक्ति को गौर करना चाहिए कि हमारे लोधी समाज के उमराव सिंह लोधी जी, जो कि 500 सैनिकों के साथ अंग्रेजी 2000 अंग्रेजी सेना के लोगों के साथ उन्होंने अपने मात्र 500 सैनिकों को लेकर उनसे टक्कर ली और अंग्रेजी कप्तान को उन्होंने परास्त किया। आज भी आप लोग अगर कभी मंडला जाएं तो ग्राम उमरी जो पड़ता है, वहां के ये जागीरदार थे। इन्होंने भी अंग्रेजी सैनिकों से टक्कर ली और अंग्रेजी सेना को परास्त करने का कार्य किया। इसी वजह से ये अंग्रेजी सैनिकों की एवं अंग्रेजी कर्नल्स के निगाहों पर चढ़ गए एवं इन्हें 28 अप्रैल सन 1858 को, आप दिनांक नोट करें, 28 अप्रैल 1858 को मंडला जिले में इन्हें फांसी दे दी गई। ऐसे वीर लोगों ने इस लोधी समाज में जन्म लिया है, यह हमारे समाज के लिए गौरव की बात होना चाहिए। ऐसे ही एक और हमारे लोधी समाज के मंडला जनपद के सुकरी बरगी, जो जनपद पड़ती है सुकरी बरगी, वहां के वीर क्षत्रिय हमारे लोधी समाज के महान क्रांतिकारी थे ठाकुर बहादुर सिंह लोधी जी। दोस्तों, ये अंग्रेजी प्रशासन के माल गुजार थे एवं सुकरी बरगी एवं आसपास की 25 जनपदों के जमींदार भी थे। इनका द्वारा जब अंग्रेजी मालगुजारी कानून, जो कि किसानों के ऊपर इतने अत्याचार एवं आम लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मूलक कानून पारित हुआ था, जिसके की वजह से इन्होंने अपनी पूरी मालगुजारी एवं अपने पूरे क्षेत्र की जमींदारी वाले क्षेत्र का मालगुजारी देने से मना कर दिया। इसी बात से अंग्रेज की कोप का भाजक हो गए एवं अंग्रेजों ने इन्हें अपनी सैन्य टुकड़ी को भेजकर इन्हें वहां से पकड़वाने का आदेश जारी किया। परंतु इतने वीर और इतने साहसी थे, इन्होंने अंग्रेजी फरमान को ठुकराते हुए अंग्रेजों से विद्रोह किया एवं इनको भी, बहादुर सिंह लोधी जी को भी मंडला में अंग्रेजों के द्वारा पकड़कर फांसी दे दी गई, जो कि वहाँ का मंडला जिले का जो गजेटियर है और मंडला जिले का जितना भी वहाँ का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से यह जानकारी प्राप्त हुई है। तो ऐसे ऐसे हमारे समाज के वीर जो हुए हैं, इन वीर पुरुषों के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, उनके द्वारा जो आज़ादी के लिए जो अपना योगदान दिया गया है, उस पूरे योगदान को हम लोगों को आज आवश्यकता है कि ऐसे इतिहास पुरुषों को, चूंकि आज हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें अन्य जो क्रांतिकारी हैं, मैं उन क्रांतिकारियों का भी काफी सम्मान करता हूं। मैं कोई 1857 की क्रांति में किसी के साथ कोई भेदभाव वाली बात नहीं कर रहा हूं। केवल अगर कोई पीड़ा मेरे मन के अंदर है तो वह यह है कि जिन क्रांतिकारियों के द्वारा योगदान दिया गया, उनका व्यक्तित्व कृतित्व समाज के सामने रखकर उन लोगों को तो सच्ची श्रद्धांजलि दे दी गई है, लेकिन हमारे लोधी समाज के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे या लोधी समाज के जो क्रांतिकारी रहे, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को समाज के या अन्य मंचों के माध्यम से आम लोगों तक ना पहुंचाकर गौण रखा गया है, तो यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं। मैं निश्चित रूप से यह अपेक्षा करता हूं एवं निश्चित रूप से अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूं कि आज जो लोधी शौर्य गाथा कार्यक्रम के माध्यम से इनके व्यक्तित्व कृतित्व को आम लोधी जन तक पहुंचाने का जो ये मंच मिला है, वह निश्चित रूप से इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि है। इनके बाद हमारे लोधी समाज की एक और अमर शहीद वीरांगना थी महारानी अवंतीबाई लोधी, जिनसे कि मैं मान के चलता हूं कि हर व्यक्ति उनके नाम से परिचित है, लेकिन उनके द्वारा जो जीवन परिचय है, मैं थोड़ा सा
संक्षिप्त में उनके जीवन परिचय को भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के जो जिला है उसके ग्राम मनखेड़ी में 16 अगस्त 1831 को हुआ था इनका जन्म। एवं इनके पिताजी का जो थे राव जुझार सिंह, वो मनखेड़ी के जागीरदार थे इनके पिताजी। एवं 5 गांव के इनके पास जागीरदारी थी इनके पिताजी के पास। उसके जब ये 17 वर्ष की हुई तो इनके विवाह के लिए जो रामगढ़ मंडला जिले में एक राज्य है, वहां पर राजा लक्ष्मण सिंह जी के जो पुत्र थे विक्रमादित्य, उनके साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। एवं विवाह के पश्चात इनके 2 पुत्र हुए, शेर सिंह एवं अमान सिंह। दोनों वीरांगना रानी अवंतीबाई जो कि बाल्यकाल से ही अत्यंत तलवार, बर्छी, भाला आदि शस्त्रों को चलाने में बहुत निपुण थी। एवं इन्होंने अपने छत्राणी धर्म का पालन करते हुए इन सारे अस्त्रों और शस्त्रों को चलाने में पारंगतता हासिल की थी। दोस्तों जो बात उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य जो कि अपने अस्वस्थता के कारण इनका स्वर्गवास हो गया था। एवं उस समय अंग्रेजों का एक कानून आया था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, उसका एवं लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उस हड़प नीति के तहत जिन राज्यों में सक्षम उत्तराधिकारी नहीं थे, उन राज्यों को अंग्रेज अपने जो उनका काउंसिल, रीजेंसी ऑफ काउंसिल स्थापित हुई थी हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए, उनमें वो उनका विलय कर लेते थे। वार्ड्स ऑफ कोर्ट के माध्यम से यह विलय किया जाता था। तो वार्ड्स ऑफ कोर्ट के माध्यम से रामगढ़ को भी विलय करने का फरमान जारी किया लॉर्ड डलहौजी ने, परंतु हमारे लोधी समाज की वीर छत्राणी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने उनके इस विलय पत्र को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि रामगढ़ एक स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र है, और जब रामगढ़ के पास शासन करने के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में वीरांगना अवंतीबाई है तो वही उसका शासन करेंगे। इस प्रस्ताव को अंग्रेजों के द्वारा ठुकरा दिया गया और स्थिति जो बनी वो युद्ध की निर्मित हुई। वीरांगना रानी अवंतीबाई का जो रामगढ़ का जो राज्य था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो राज्य 4000 वर्ग मील में फैला हुआ था। इनका जो था मंडला, हिंडौर, सोहागपुर, अमरकंटक, और इस क्षेत्र में इनका राज्य फैला हुआ था और काफी मजबूत भूभाग था। इसके बाद दोस्तों जब अंग्रेजों के द्वारा इनकी राज्य को वो करने की अपने साथ मिलाने की जबरदस्ती दमनकारी नीति लगाई गई, तो उसका पुरजोर विरोध करते हुए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से युद्ध किया। एवं इस युद्ध का विवरण जो हमें मेजर आस्किन जो है वो उस समय जबलपुर डिवीजन के कमिश्नर थे, उनकी जो फाइल का केस नंबर था 10 और 33 1857 में, वहां उस पत्र के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से किस तरीके से टक्कर ली और किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजी शासन को हिंदुस्तान से खदेड़ने का कार्य किया। 15 जनवरी 1857 को जब यह युद्ध हुआ, आस्किन ने अपने पत्र में जो इंग्लैंड में जो डे बाय डे जो युद्ध का विवरण होता था उसको पहुंचाते थे, उस पूरे विवरण को उन्होंने उसमें पत्र में हवाला दिया एवं रानी के शौर्य एवं उनकी वीरता का काफी मजबूती से रखा इस पक्ष को उन्होंने। इस तरीके से अंग्रेजी कप्तान थॉरंटन से उनका युद्ध हुआ और युद्ध में वीरांगना रानी अवंतीबाई विजय हुई एवं उसके बाद अंग्रेजी कप्तान वहां से युद्ध स्थल को छोड़कर भाग गए एवं वहां पर उनका एक छोटा सा बच्चा
था वो युद्ध स्थल पर रह गया था, तब रानी अवंतीबाई ने उसको अपना मातृत्व एवं छत्रत्व का परिचय देते हुए उस बच्चे को युद्ध स्थल से अंग्रेजी कैंप में पहुंचाने का कार्य किया। जब एक बार इस युद्ध को 1857 में वीरांगना रानी अवंतीबाई ने जीत लिया एवं रामगढ़ पर सशक्त रूप से, जो 4000 वर्ग मील में फैला हुआ था, विजय प्राप्त करी। इसके बाद 1858 में अंग्रेजी कप्तान वाडिंगटन ने पुनः रामगढ़ पर आक्रमण किया एवं 1 अप्रैल 1858 को यह आक्रमण ब्रिटिशी सेना द्वारा पुनः रामगढ़ पर किया गया। शाहपुर के निकट देवरागढ़ की पहाड़ियां जो है वहां पर मोर्चा संभाला गया एवं देवरागढ़ की पहाड़ी पर 18 दिन तक यह युद्ध लगातार चलता रहा एवं 1858 में अप्रैल का महीना था दोस्तों, और जो मोर्चा लिए हुए थे कैप्टन वाडिंगटन, कैप्टन बॉर्डन, लेफ्टिनेंट कर्नल कॉकवॉर्न, इन सभी लोगों ने मोर्चा लेते हुए रानी अवंतीबाई को देवरागढ़ की पहाड़ियों पर घेर लिया एवं हालांकि एक युद्ध में रानी अवंतीबाई लोधी 1857 वाले में अंग्रेजों को पछाड़ चुकी थी, लेकिन इस बार अंग्रेज इतनी ज़्यादा मजबूत सेना लेकर आए थे, रानी ने स्वयं को घिरा हुआ महसूस किया, तो उन्होंने अपनी स्वयं की कटार को अपने पेट पर भोंक लिया एवं वहाँ पर वह शहीद हो गई और हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना यह बलिदान दिया। निश्चित रूप से उनके बलिदान को मैं सत नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। आज उनकी वजह से ही आज हमारा देश आज़ाद है। दोस्तों, वीरांगना रानी अवंतीबाई के बाद हमारे लोधी समाज की एक और वीरांगना थी जो कि अपनी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, जो ललितपुर अमरपाटन की वीरांगना सरस्वती बाई लोधी, जिन्होंने भी अपने छत्रत्व का, अपने लोधित्व का परिचय देते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना योगदान दिया। वीरांगना सरस्वती बाई लोधी, इनके जीवन परिचय को मैं विस्तृत तो नहीं बता सकता क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन यह है कि जितने भी हमारे समाज के लोधी समाज के इतिहासकार हैं, उन लोगों को, इनके व्यक्तित्व को और कृतित्व को शासन या प्रशासन स्तर पर जितने भी पुरातत्व विभाग की कमेटियां गठित हैं, उन पर इनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं इनके योगदान पर शोध और अधिक करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, वीरांगना सरस्वती बाई लोधी के बाद हमारे लोधी समाज के एक और वीर महापुरुष हुए, जिनका कि मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ। वैसे मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, प्रमुख रूप से 1857 की क्रांति की अगर मैं बात करूँ, तो लोधी समाज की तरफ से 3 लोधी राजघरानों ने अपना प्रमुख योगदान दिया, जिसमें कि रामगढ़ की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी एवं हिंडोरिया की राजा किशोर सिंह, राजा हृदय शाह लोधी, हिंडोरिया राज परिवार ने, एवं हमीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोहांड के गणेश महतो एवं अमर सिंह महतो, इन 3 परिवारों ने विशेष रूप से काफ़ी विस्तृत योगदान लोधी समाज की आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति में लोधी समाज की तरफ से अपना योगदान। हिंडोरिया राज परिवार जो कि मध्य प्रदेश के दमोह जनपद में पड़ता है, इस राज परिवार से राजा किशोर सिंह लोधी, जो कि हिंडोल नाम का एक स्थान है, वहाँ का शासक थे, उन्होंने अंग्रेजी कप्तान हेवनलॉक से टक्कर लेते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। राजा किशोर सिंह लोधी, इनके जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व से अधिकतर समाज के लोग परिचित हैं ही। इनके पश्चात जो प्रमुख एक और हमारे समाज के महापुरुष या हमारे समाज के महान क्रांतिकारी कहूँगा मैं, ये तो मैं अभी तक जो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों का। अब हैदराबाद से भी हमारे समाज के एक महापुरुष थे, उनका जो कि 1857 की क्रांति में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनका मैं नाम बताना चाहता हूँ, अमर सिंह लोधी। इन्होंने भी आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में
लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए 1857 की क्रांति में अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे अमर सिंह महान क्रांतिकारी अमर सिंह लोधी को मैं सत-सत नमन करता हूँ। उसके बाद 1857 की क्रांति में गणेश महतो एवं अमर सिंह महतो महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से, जो गोहांड पड़ता है, वहाँ पर नाना साहब एवं रानी अवंतीबाई रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया एवं लोधी समाज का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे हमारे समाज के राजा हृदय शाह लोधी एवं गणेश महतो अमर सिंह महतो, इनके साथ दीवान अर्जुन सिंह बनरैया, इनके जो ललितपुर उत्तर प्रदेश के थे, इनके द्वारा भी लोधी समाज के लिए 1857 की क्रांति में अमूल्य योगदान दिया गया, जिनके की व्यक्तित्व को इतिहास शासन स्तर पर हमारे मैं अभी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे लोधी समाज के जितने भी इतिहास पुरुष हैं या महान क्रांतिकारी हैं, इनके जीवन चरित्र को निश्चित रूप से शासन प्रशासन से मदद अगर प्राप्त हो सके तो उनके माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास हो तो वो और सार्थक होगा। इसके साथ ही इटावा जनपद के ठाकुर जनक सिंह लोधी, जो कि महान क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा भी 1857 की क्रांति में जनपद इटावा का प्रतिनिधित्व करते हुए अविस्मरणीय योगदान दिया गया एवं 1857 की क्रांति में इन्हें भी अंग्रेजों की निगाहों पर जब चढ़ गए, कोक का भाजक हुए, तो इन्हें भी अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दे दी। इनके बाद ही बिहार, जहाँ से कि हमारे महिपत सिंह लोधी जी, जो कि हमारे लोधी समाज के महान क्रांतिकारी थे, इन्होंने भी ग्राम रणछोर जो था, वहाँ से 1857 की क्रांति में लोधी समाज का बिहार राज्य से प्रतिनिधित्व किया एवं गुलाब सिंह लोधी जी और काफ़ी ऐसे इतिहास पुरुष थे। एक लंबी लिस्ट है, किसी दिन अगर समाज के साथ और बैठकर चर्चा होगी तो मैं पूरी लिस्ट समाज के सामने रखूंगा। इसके बाद जो प्रमुख योगदान हीरापुर राजवंश का है, उनके भी राजा मेहरबान सिंह लोधी, राजा हृदय शाह लोधी एवं राजा 3 पीढ़ियां गजराज सिंह लोधी, इनकी 3 पीढ़ियों ने संघर्ष किया। उसी के बाद इन्हीं के परिवार के राजा किशोर सिंह लोधी, इनके द्वारा भी 1857 की क्रांति में लोधी समाज का प्रतिनिधित्व किया गया एवं निश्चित रूप से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए में लोधी समाज का यह इतिहास पुरुष, जिन पे हमें गर्व है एवं हमें उनके चरणों में नमन करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान आज़ाद है। उसके अलावा कुछ लोधी समाज के और क्रांतिकारी थे जिनके ऊपर अंग्रेजी सरकार द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इनमें कि खुमान सिंह लोधी, जिन पर 400 रुपये का इनाम था, दुर्जन सिंह लोधी पर 200 रुपये का, राव भूपाल सिंह लोधी पर 1000 रुपये का, शिव प्रसाद लोधी जो सीमरा के थे 100 रुपये का, गुलाब सिंह लोधी पाटन के थे, इन पर 200 रुपये का, महादेव लोधी जो कि अजनेरा के थे, इन पर 200 रुपये का। काफ़ी ये भी लिस्ट एक लंबी है। इन लोधी समाज के महान क्रांतिकारियों पर भी इनाम घोषित किया गया एवं जिन्होंने कि अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। और काफ़ी मैं सोचता हूँ कि लगभग जितने भी हमारे प्रमुख महान क्रांतिकारी थे, उनके व्यक्तित्व को मैं आपके सामने संक्षिप्त में रख पाया हूँ, चूँकि समय का अभाव था। अगर किसी को जानकारी चाहिए हो तो मैं जानकारी उन लोगों को निश्चित रूप से उपलब्ध कराऊँगा। लेकिन मैं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी से कहना चाहूँगा कि वह निश्चित रूप से इन महान लोधी समाज के जो कि क्रांतिकारी थे, इनके व्यक्तित्व कृतित्व को आप समाज के साथ ही किसी पाठ्यक्रम में शामिल करवाएं या अन्य उचित मंचों के माध्यम से आम जन तक इनकी जो देश की आज़ादी में 1857 की आज़ादी में योगदान रहा है,
उस योगदान को आम लोगों तक पहुंचाया, जिससे कि आम जन भी उनके योगदान से परिचित हो सके और उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त हो सके। आदरणीय कैलाश जी। हेलो। 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 हाँ सर। जी जी। संजय भाई, मेरा एक और आपसे, आपने बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि एक तो 1842 का बुंदेलखंड विद्रोह, जिसमें बुंदेला विद्रोह कहा जाता है, जिसमें लोधी समाज का बड़ा योगदान था, एक मुझे लग रहा है वो चीज छूट गई कहीं। और एक मुझे लगता है जो 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्यूनल था, इन पे भी थोड़ा रोशनी डालेंगे तो लोगों को थोड़ा, मुझे लगता है, और अधिक जानकारी मिलेगी, अगर आप बता पाए। जी 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 जी। चूंकि आदरणीय हमारे बड़े भाई मोहन नरवरिया जी एवं विजय जी द्वारा बताया गया है कि जो 1842 में जो राजा हृदय शाह लोधी के द्वारा जो हमारे देश की आजाद, चूंकि ये जो मैंने अभी तक अपनी बात रखी थी, जितने भी महापुरुषों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये 1857 का जो था, मैंने उसके संबंध में रखा था। लेकिन जो 1842 में जो राजा हृदय शाह लोधी के द्वारा जो योगदान दिया गया था, उस योगदान को मैं संक्षिप्त में ही आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का जो हीरापुर राजवंश है, ये मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग में नरसिंहपुर में पड़ता है एवं नरसिंहपुर के स्थित है हीरापुर, जहाँ पर राजा हृदय शाह लोधी का जो शासन था, जिस विद्रोह को हम बुंदेला विद्रोह के नाम से जानते हैं, उस बुंदेला विद्रोह में हमारे लोधी समाज की तरफ से जो 1842 की क्रांति थी, जो पूर्व पीढ़ी क्रांति कह सकते हैं, 1857 की क्रांति से पूर्व पीढ़ी की क्रांति, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी शासन था उसके दमनकारी एवं अत्यंत कठोर कानूनों के विरुद्ध लोगों के अंदर असंतोष का भाव तो पैदा हो ही रहा था। तो जो हमारे लोधी समाज का एक हीरापुर राजवंश था, उन्होंने इन अंग्रेजों के कुचक्र एवं दमनकारी नीतियों का जवाब देने के लिए उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और कहीं ना कहीं लोधी समाज की भागीदारी सुनिश्चित की कि लोधी समाज भी अंग्रेजों की उन दमनकारी नीतियों को उन्होंने सहन नहीं किया। हमारे लोधी समाज के पूर्वजों ने, उन्होंने भी अपनी तलवारों के दम पर उनकी दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध किया। राजा हृदय शाह लोधी, जो कि इनका जो राज्य था, 1843 गांव थे इनके राज्य में, राजा हृदय शाह लोधी के उसमें। एवं इनकी जो 3 पीढ़ियां थी, प्रथम थे राजा हृदय शाह लोधी, जिनकी की सेना में 23,000 पैदल पलटन थी एवं 1,000 इनके पास घुड़सवार सैनिक थे। एवं 1842 दिसंबर के महीने में इनके द्वारा अंग्रेजी जो नीति थी, जो बुंदेला विद्रोह के बारे में जैसा कि हमारे बड़े भाई मोहन नरवरिया जी ने कहा है, और वहाँ से राजा छत्रसाल एवं अन्य लोग के साथ यहाँ जबलपुर संभाग में हमारे लोधी समाज के राजा हृदय शाह लोधी ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था। इन्होंने कि दिसंबर में 1842 में अंग्रेजों से पूरी टक्कर ली एवं अंग्रेजी शासन प्रशासन को उखाड़ने का कार्य किया। इन्हीं की द्वितीय पीढ़ी जो थी, उस द्वितीय पीढ़ी में हुए इनके राजा मेहरबान सिंह लोधी, उसके बाद हुए राजा गजराज सिंह लोधी। इन 3 पीढ़ियों ने लगातार
अंग्रेजों से टक्कर ली एवं उसके बाद सन 1857 में राजा किशोर सिंह लोधी, जो कि इन्हीं की पीढ़ी के वंशज थे, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में टक्कर ली। अभी वर्तमान में राजा कौशलेंद्र सिंह जोदेव लोधी, जो हीरापुर और हिंडोरिया वहाँ पर ये निवासरत हैं, उन्हीं के वंशज हैं। अभी इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार से लगातार 3-3 पीढ़ियों तक टक्कर लेने के बाद इनकी सारी संपत्ति को, इनकी सारी प्रॉपर्टी को तत्कालीन अंग्रेजी कप्तान जो टर्नर और कैप्टन वूले जो थे, उनके द्वारा राजसात कर लिया गया था। और जो हमारे किशोर सिंह जी थे, उनसे कैप्टन हैबर्ट स्लॉक से शायद उनका आमना सामना हुआ था। इस तरीके से पूरा हीरापुर, हिंडोरिया, राजा हृदेश शाह लोधी की पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों ने अंग्रेजों से टक्कर ली है। उस सिलसिले में इनकी सारी प्रॉपर्टी राजसात कर ली गई है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा घोषणा जरूर की गई थी कि वह उनके संपत्ति जो वन विभाग द्वारा राजसात की गई है, उसको वह पुनः वापस करेंगे। मैं निश्चित रूप से कामना करता हूँ एवं आह्वान करना चाहता हूँ अपने लोधी समाज के प्रत्येक युवा से कि वह जो हमारे समाज के प्रथम मैं उनको क्रांतिकारी कहूँगा, क्योंकि 1842 में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था उस समय पर। तो ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे त्यागी परिवार किया, जब आज उनकी पीढ़ी के वंशजों को जो कि बहुत सम्मानजनक स्थिति में अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, जब उनको इस स्थिति में समाज की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से समाज के लोगों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। शासन प्रशासन से मांग करना चाहिए कि उनकी जो राज्य थे वह उन्हें पुनः वापस दिए जाए। ये 1842 में जो पीढ़ी थी उसका संक्षिप्त में मैंने आप लोगों के समक्ष विवरण रखा। आदरणीय नरवरिया जी। आदरणीय नरवरिया जी। जी आपने बहुत अच्छी जानकारी बुंदेला विद्रोह की दी, जिसके बारे में आपने बताया कि राजा हृदय शाह और लोधी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अन्य जातियां भी 2-3 प्रमुख थी, जिसमें 1842 का बड़ा इम्पैक्टफुल, बड़ा प्रभावी ढंग से ये क्रांति का सेनाद एक तरह से किया था। और महाराष्ट्र में इससे पहले उमाजी राव नाइक कर चुके थे 1831 में, लेकिन विधिवत शुरुआत हमारे इतिहास का 1857 से मानते हैं। लेकिन जो 1842 वाला विद्रोह था, जिसको इसको क्रांति का बड़ा सूत्रपात माना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1858 में जब चीजें और विक्टोरिया राज आ गया, कंपनी राज की बात, तो उस समय जरूर फिर 1871 की हम लोग बात करें तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया। ये जान पहचान की गई कि कौन सी ऐसी जातियां जो बार बार विद्रोह करती हैं और गोरिल्ला युद्ध करती हैं अंग्रेज शासन के खिलाफ और समझौता नहीं करती हैं। तब 127 जातियों की पहचान करके उनको अपराधी जाति, जन्मजात अपराधी जाति घोषित किया गया। और उनके लिए कोई कोर्ट प्रेशर, जैसा कि आप जानते, नहीं था। और न कोई चालान डायरी पेश होती थी कोर्ट में, न कुछ, सीधे सजाए देने का हुक्म था और उनकी प्रॉपर्टी सीज करने का ऐसा हुक्म होता था। बाद में कालांतर में ये जातियों की संख्या घटती बढ़ती रही और क्रिमिनल ट्राइब, जिसको बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के लिए आया था शुरुआत में। बाद में पूरे संपूर्ण भारत पे लागू हुआ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। एक और चीज संजय भाई मैं चाहूंगा कि आज भी भारत में, हिंदुस्तान में 1920 के बाद के जितने लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए छोटे बड़े आंदोलन किए, उनको तो फ्रीडम फाइटर माना जाता है। लेकिन उससे पहले लोगों ने भले जान दे दी हो, भले सरसों निछावर कर दिया हो आजादी के लिए, उनको काउंट नहीं किया जाता, उसको नहीं लिया जाता है।
तो ये जी, एक बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये इशू को उठाना चाहिए। और क्योंकि आजादी का आगाज तो बहुत पहले से हो गया था, 1920 से, तो उसका एक्सटेंशन है वो एक तरह से। जी, जी, जी। हेलो? शायद मोहन जी का संपर्क टूट गया है संजय जी, जी। 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 मेरा एक सवाल था आपसे कि लोधियों का बहुत ही गौरवशाली योगदान रहा इतिहास रहा है, और 1857 की क्रांति में हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी है। लेकिन हमारे इतिहास को वह स्थान नहीं मिला है जो अन्य समाज के स्थान समाज को मिला हुआ है। और ना हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने जो अपना बलिदान दिया हुआ है, उनको यथा स्थान नहीं मिला है। इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? चूँकि एक मैं इसे हिंदुस्तान के लोधी समाज की विडंबना ही कहूँगा कि आज आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी चूँकि हमारे पास आज उचित उपन्यासकारों की कमी है, साहित्यकारों की कमी है एवं विभिन्न ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मंचों की कमी है। इस अभाव के कारण जितने भी हमारी सांस्कृतिक एवं इतिहास पुरुष रहे हैं, उनके जीवन चरित्र को कहीं न कहीं वो हमारे दृष्टि एवं ऐतिहासिक पटल से ओझल होते गए और उनको जो सँजोकर रखने की, उनके योगदान को सँजोकर रखने की एक जो आवश्यकता थी अ, वो एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो पाई। चूँकि जितने भी उपन्यासकार हैं, जितने भी साहित्यकार हैं या जितने भी मैं कहूँगा कथाकार हैं, वो सारे के सारे आप अगर गौर करें तो एक जाति विशेष से हैं। तो उनके साथ जाति विशेष का होने से या मैं जो भी परिस्थितियाँ रही हों, कुछ विशेष लोगों को ही इतिहास में स्थान दिया गया। परंतु लोधी समाज के साथ इसमें पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया। यह बात में दो राय नहीं है कि हमारे लोधी समाज ने चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे 1842 की क्रांति हो या अन्य कोई क्रांतियाँ हों, उन सारी क्रांतियों में कदम से कदम मिलाकर देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया। सारी चीज़ों में गौरवशाली परंपराएँ रही हैं हमारी। परंतु उन गौरवशाली परंपरा को आने वाली पीढ़ी से परिचित कराने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए उस सारी चीज़ों को क्रमबद्ध करने का अभाव रहा। शायद आज आवश्यकता अगर है तो इतिहासकारों की आवश्यकता है समाज को। आज अगर आवश्यकता है तो उपन्यासकारों के जो भी हमारे समाज में अपने आज़ादी के लिए योगदान दे के गए, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व को परिष्कृत कर लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उसे विभिन्न मंचों के माध्यम से आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। एक प्रयास मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का, जिनके के द्वारा किया गया था। उन्होंने इस नाटक राजा हृदय लोधी का मंचन ज़रूर करवाया था एवं उनके द्वारा विभिन्न राजा जो हृदय लोधी उनके वंशजों को भी मदद उपलब्ध कराने के लिए कुछ प्रयास किए गए। लेकिन वो प्रयास को और अधिक व्यापक और अधिक विस्तृत रूप से करने की आवश्यकता है। समाज से कुछ इतिहासकार भी निकल के आए, जो कि समाज के इतिहास पुरुषों के जो उनका योगदान रहा है, उसको भलीभांति तरीके से परिष्कृत कर लोगों के समक्ष रख सकें। आदरणीय विजय जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे लोधी समाज को गौरवशाली इतिहास है, उसको समाज की जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे संगठन किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? सर्वप्रथम मैं एक बात रखना चाहता हूँ, अगर लोधी समाज में
इतिहास को सजोने का अगर कार्य किया है, तो उसके लिए मैं आदरणीय खेम सिंह वर्मा जी, जिन्होंने कि एक पुस्तक प्रकाशित करके लोधी समाज के इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया था। एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे सारी संस्थाएँ, सारे संगठन हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी अपने-अपने चूँकि आज हम 2021 में आ गए हैं, निश्चित रूप से आज हमारे पास तकनीकी सुलभता है, निश्चित रूप से आज हमारे पास भौतिक संसाधन की उपलब्धता भी है। तो सारे जो हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे समाज के जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हमारे समाज के जो राजनेता हैं, उनके द्वारा अपने स्तर पर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे सार्थक प्रयास किए गए हैं। और निश्चित रूप से परंतु एक महती आवश्यकता यह और है कि उस इतिहासों को एवं इन इतिहास पुरुषों को क्रमबद्ध कर एक पुस्तक का यदि रूप दिया जाए, जिससे कि वह पुस्तक संकलित होकर आम जन तक उसकी पहुँच हो पाए, जिससे कि इन सभी इतिहास पुरुषों के जीवन एवं उनके व्यक्तित्व कृतित्व से आम लोग प्रेरणा लें एवं उनके द्वारा जो योगदान दिया गया उसे आत्मसात कर आने वाली पीढ़ियों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने कर अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें। आदरणीय विजय जी। मोहन सर, आपके और कोई प्रश्न सर? मोहन सर, आपके और कोई हेलो। प्रश्न? जी जी। मैं कुछ और जानकारी भी चाहता हूँ कि एक तो ये बात हुई कि 1842 की भी बात की संजय लोधी जी ने, और 1857 की भी, और उसके बाद का भी इतिहास बताया। और अभी जैसे उन्होंने बताया कि हीरापुर के जो हमारे क्रांतिवीर हुए थे, उनके जो वंशज हैं, उनकी आज जो भी स्थिति में आज हैं, तो उनके लिए समाज को ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनको 100 एकड़ जमीन तब दी गई थी, लेकिन वहां पे चूंकि वन विभाग की ऐसा करके वो जमीनें वापस ले ली गई। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी वो कुछ क्षेत्र नहीं है और नजूल के नाम पे दर्ज है, वो जमीन तो कम से कम सरकार अभी दे सकती है, और जो वन विभाग में चली गई जमीन, उसके बराबर की जमीन उनको और कहीं मिल सकती है, ताकि उनका भरण पोषण हो सके और एक सम्मानित जीवन वो जी पाए। ये कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि आज भी हमारे कई वंशज हैं, कई जगह क्रांतिवीर जो हमारे हुए हैं, उनके वंशज हैं, जो कि इस समय यथोचित मान सम्मान नहीं पा रहे हैं। उनके लिए प्रयास किया जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि गणेश महतो जी, अमर सिंह महतो जी, उनके वंशज डॉक्टर बीके लोधी साहब हमारे साथ भारत सरकार के आयोग में रहे डिप्टी सेक्रेटरी, और काफी अच्छा उनका योगदान रहा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आज भी की जा सकती है। और आपको मालूम है, आप अभी जो वंशज हैं, जो भी क्रांतिवीर हमारे देश में रहे हैं, तो लखनऊ की बेगम हजरत महल, उनकी भी वंशज है, बेबी फरजाना, वो भी हमारे साथ कई बार संडे जुड़ती हैं। ऐसे देश भर के जितने लोग क्रांतिकारी हुए हैं, उनके वंशज हमसे जुड़ते हैं अलग अलग फोरम पे। आप भी कई बार होते हैं इसके। सर, आपका माइक म्यूट है सर। कोई बात नहीं। हाँ, वो तो अगर चेंज हो जाएगी तो मैंने एक बात अपनी रखी कि क्रांतिवीर जो हमारे हुए हैं, भले 1842 में हुए, 1857 में हुए हों, या 1871 के क्रिमिनल एक्ट के बाद जिन्होंने का योगदान रहा हो, ऐसे क्रांतिवीर जो हमारे हुए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ लड़ी और जो हमारे समाज का गौरव थे, उनके जो वंशज आज जो भी स्थिति में है, उनका यथोचित मान सम्मान, और उस सम्मान के साथ दूसरा कि उनको कुछ शासन से जो अपेक्षाएं वो मिले, और एक फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिले। उसके लिए कोई मुहिम संजय भाई उनकी टीम चलाना चाहेगी क्या?
और अगर कुछ चलाना चाहेगी तो उसके लिए ये मंच है जिसपे आप वो आह्वान कर सकते हैं। जी, निश्चित रूप से मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अग्रज एवं हमारे मार्गदर्शक मोहन नरवरिया जी का, जो उन्होंने अ, हमें ऐसे ही विचार हमारी तरफ प्रेषित किए, जिसको कि हम ज़मीनी स्तर पर कार्यरत करने के लिए निश्चित रूप से हमारी टीम ललायत है एवं हम लोगों ने एक बार ऐसा विचार भी बनाया था, अगर हमें बड़े भाई मोहन नरवरिया जी का मार्गदर्शन और आगे उनके द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त अगर किया जाता रहे, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को पत्रों के माध्यम से अवगत कराकर अगर कोई वन विभाग से कोई आपत्ति नहीं है, तो यह एक कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके इस तरीके से उनके अधिकारों के लिए हम मांग कर सकते हैं एवं सबसे बड़ी बात आज हमारे पास केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के रूप में हमारे प्रहलाद पटेल जी हमारे हैं ही। अगर वो इस चीज़ में अगर थोड़ा-सा और सहयोग करें हम लोगों का, तो निश्चित रूप से उन शहीदों के परिवार जनों को, उनकी पीढ़ी को सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे और बाकी का जैसा हमारे बड़े भाई मोहन नरवरिया जी मार्गदर्शित करेंगे, हमारी टीम उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके मार्गदर्शन में कार्य करने के लिए तत्पर है, तैयार है। विजय भाई, दर्शकों के कोई प्रश्न हो श्री संजय लोधी जी से? मेरे ख्याल कुछ प्रश्न तो आप ले लिए हैं अपने। सर एक क्वेश्चन था संजय लोधी जी से मेरा, कि सर आजकल के लोधी हिस्ट्री के लिए म्यूजिक चैनल, आपका एक चैनल भी चालू है सर, उस चैनल के बारे में बताएं और तथा फिर टीम के बारे में थोड़ा बताएं। जी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब हम लोगों के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न समाज या विभिन्न जातियों के इतिहास के बारे में कुछ हम लोगों की क्यूरियोसिटी होती थी, हम लोगों को जो जिज्ञासा होती थी, तो उस जिज्ञासा की ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए जब हम जो विकिपीडिया है या गूगल है उस पर जब सर्च करते थे, तो सारी जातियों का इतिहास हमें निकल कर दिखाई देता था। सारी जातियों की जो गौरवशाली इतिहास पुरुष रहे उनकी जानकारियाँ हमें मिलती थी। परंतु जब हम उस पर लोधी समाज के बारे में कुछ जानकारी सर्च करते थे, तो हमें वहाँ पर संतोषजनक या यथासम्मान उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। जिस वजह से हमारे मन के अंदर एक कुंठा रहती थी कि हमारे समाज का इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आज जो चाहे वो विकिपीडिया हो या अन्य कोई सोशल प्लेटफ़ॉर्म हो, उस पर लोधी समाज के इतिहास पुरुषों की या उनके बलिदानों की इतनी विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके के कारण अधिकांश लोग भ्रमित रहते हैं। तो अब मेरे साथ में हमारे योगेंद्र सिंह लोधी जी, श्री हितेश कुमार जो कि छिंदवाड़ा से हैं, श्री हितेश कुमार लोधी जी जो मथुरा से हैं, अनिल राजपूत जी जो कि ग्वालियर से ही हैं। हम 3-4 युवाओं ने लोधी समाज के इतिहास को डिजिटल करने का एक मुहिम प्रारंभ की। उस मुहिम में एक लोधी रिएक्शन चैनल हम लोगों ने उस स्टार्ट किया, जिसमें कि हमने क्रमबद्ध और वैदिक काल हो, सल्तनत युग हो और चाहे आधुनिक युग हो और अंग्रेज़ियों का जो 1857 का युग हो, आज़ादी का समय हो, बौद्ध काल हो, सारे कालों के जितने भी हमें जो भी जहाँ से मिला, हमने सारा उसको डिजिटल करने का प्रयास किया और समाज को समर्पित करने का प्रयास किया। हमारी तो एक छोटी-सी पहल थी, एक छोटा-सा प्रयास था, जो कि उद्देश्य केवल इतना था कि समाज के आम जन तक लोधी समाज का इतिहास पहुँच सके। जो इतिहास पुरुष हमारे समाज के लिए योगदान देके गए हैं, जो इतिहास पुरुष इतिहास में अमर होकर हम लोगों को आज अन्य समाजों के साथ सम्मानपूर्वक स्थिति में बैठाने की स्थिति में छोड़ के गए हैं, उन इतिहास पुरुषों को समाज के बीच में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व को, उनकी आदर्शों को बढ़ाने की एक प्रेरणा थी। उसी प्रेरणा को, उसी आस को लेकर इस चैनल को हमने शुरू किया और निश्चित रूप से अब ये तो आम समाज के आमजन को
निर्धारित करना है कि कितने हम सार्थक रहे और कितने उसमें विफल रहे। बाकी का एक छोटा-सा प्रयास समाज के लिए समर्पित किया, लोधी रिएक्शन के नाम से, जो कि आज भी समाज के इतिहास को लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। संजय जी, आपने आज हम लोग के समाज के लिए तथा हमारे जागरूक समाज के डेढ़ लाख सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और आज आप इतिहास सुनकर, लोधी समाज का जो गौरवशाली इतिहास सुनकर आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और जो आपने लोधी हिस्ट्री के लिए जो चैनल चालू किया है, उसके लिए मैं आपको, आपकी पूरी टीम का साथ धन्यवाद देता हूँ कि आपने लोधी समाज के इतिहास को जन-जन तक जी, पहुँचाने धन्यवाद। की कार्य किया है। इसके लिए आपकी पूरी टीम का एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी टीम के साथ-साथ एक बार फिर बहुत चलो ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए हमने कुछ मेरे पास तो सुबह में कितनी साथ मिले। जी, धन्यवाद। जय धन्यवाद।